रेडी? चलिए आज का टॉपिक क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये वाली थ्योरी 12th बोर्ड में भी काम आएगी और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी। आज का टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मूल्य का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता हो और इसकी विशेषताएं। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में कवर करेंगे। क्वेश्चन याद है? समझ आया क्या बोला मैं? ठीक है, चलिए। हाँ, ये थोड़ा समझने में ना थोड़ा सा टफ रहता है ये, क्योंकि ना नॉर्मल हम लोग जब अपने टाइम में समझा करते थे ना, पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता कुछ नहीं समझ आता था। जैसे मैं आप ही को अभी बोलूँगा कि बेटा ये बताओ पूर्ण प्रतियोगिता के दशम मूल्य का निर्धारण, बता दोगे? है निधि, पूर्ण प्रतियोगिता के दशम मूल्य का निर्धारण? पाठक जी याद होगा? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा है और उसमें क्या करना है? मूल्य का निर्धारण। ठीक है, ऐसा। चलिए, ये भैया जी पे ध्यान दिए रहना है, ये बंद ना हो। चलो चालू करें, आइए। तो कल हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा पढ़ रहे थे। थोड़ा सा पूर्ण और अपूर्ण के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आएंगे। आज का क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता का आशय, उसकी विशेषता और सबसे टफ पॉइंट पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मूल्य का निर्धारण। क्योंकि विवादित पॉइंट है ये, जो मूल्य का निर्धारण और पॉइंट है ना, ये विवादित पॉइंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा दिक्कत होगा। आगे चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, मतलब उसका आशय, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता, परिभाषा भी होता है तो देख लेंगे, है ना। वो परिभाषा क्यों नहीं लेता हूँ मैं, एग्जैक्ट रहता है, स्टूडेंट लोगों को खुद याद करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण। मुख्य पॉइंट विचारधारा रहेगी, दो विचारधारा, और इन दोनों विचारधाराओं के दो अर्थशास्त्री जो समर्थक हैं, इनका नाम हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जब उस मुद्दे पे आएंगे तो बात करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता किसको बोलते हैं? कल की क्लास में हम लोग देखे शायद मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँ तो आप समझ जाओ। पूर्ण प्रतियोगिता से आशय बाजार की ऐसी स्थिति से है, कल याद करो सोना चांदी वाला लाइन था ना, तो हम लोग उसको कैसे किए थे? ऐसे ये वाला रोड था, ये कौन सा रोड था आपका? सदर बाजार वाला। फिर इस तरफ ऐसे करके टर्न हुआ, ये वाला मालवीय रोड हुआ। ठीक है जी, तो ये आपका सदर बाजार है और ये वाला आपका मालवीय रोड है। ठीक, इसमें क्या मिलता है? सोना चांदी मिलता है, गोल्ड वगैरह क्या मिलता है जी? गोल्ड मिलता है, पूरा सोनार लाइन है ये, है ना। और ये तो हर टाइप का मार्केट है, सब चीज़ मिलता है। ठीक है, तो सोना चांदी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। कैसे पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता से आशय बाजार की एक चीज़ आप लोगों को लॉक कर दो। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक स्थिति है, बाजार नहीं है, बाजार की एक स्थिति है। बाजार की कैसी स्थिति? बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक जैसी हो, वस्तु की गुणवत्ता एक जैसी हो, क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, विक्रेताओं की संख्या अधिक हो और विक्रेताओं के बीच पूर्ण व स्वतंत्र प्रतियोगिता हो। याद रहे, पूर्ण या स्वतंत्र प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग होना जरूरी है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता से आशय क्या जिससे है? बाजार की ऐसी स्थिति। अगर आपसे कोई कहे पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एक शब्द में बताओ शॉर्ट, तो क्या बोलोगे? बाजार की स्थिति है। बाजार की स्थिति, कैसी स्थिति? जैसे मान लो मैं कहूँ पूरे बाजार में केक बेचने वाला एक व्यक्ति है, तो इसको एकाधिकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें मांग की पूर्ति करने वाला केवल एक व्यक्ति, इसको क्या बोलते हैं? एकाधिकार। लेकिन वही मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, या सॉरी, पूर्ण प्रतियोगिता किसको बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो क्या होता है ये? पूर्ण प्रतियोगिता से आशय बाजार की ऐसी स्थिति से है। कैसी स्थिति से है? ऐसी स्थिति से है जिसमें पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक समान हो, वस्तु की गुणवत्ता एक समान हो, पूरा बाजार एक ही वस्तु का हो। देखिए, एक 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 3 बार एक हो गया। एक जैसी कीमत होनी चाहिए, एक ही वस्तु हो, एक वस्तु मतलब एक ही वस्तु का बाजार होना चाहिए, और उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए? एक। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो हम 24 कैरेट के सोने की बात कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन में 22 कैरेट का रेट बता रहे हो, गलत बात भाई। अगर मैं कह रहा हूँ 24 कैरेट का 50,000 है, आप कह रहे हो मेरे यहाँ तो 40,000 है 22 कैरेट का, ऐसे कह रहे। तो हम क्या बात कर रहे हैं? 24 कैरेट मतलब 24 कैरेट, उसका रेट बता भाई, ये बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो मान के चलते कैरेट में 24 कैरेट का सोना है, तो पूरे मार्केट में कैसा सोना होना चाहिए? 24 कैरेट का। रेट 50,000 तोला मतलब 50,000 तोला। और वस्तु की गुणवत्ता, सोना है तो सोना है, चांदी नहीं आना चाहिए कंपटीशन में। क्लियर है?
क्या सीखे ट्विंकल? एक जैसी वस्तु, एक जैसी वस्तु, एक जैसा कीमत, एक जैसी उसकी गुणवत्ता, क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेता जानते सोना चांदी, ठीक है जी, क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान, और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, हाँ, विक्रेताओं के बीच पूर्ण व स्वतंत्र प्रतियोगिता का होना। ये क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा। दशा स्थिति समझते हो ना? चलिए आइए फिर से अब लिखेंगे डायरेक्ट जो आंसर शीट में लिखेंगे वाला आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? हम लोग वही पढ़ रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता का आशय। तो उसमें क्या लिखोगे? पूर्ण प्रतियोगिता से आशय बाजार की ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ही वस्तु के अनेक विक्रेता हों, पूरे बाजार में वस्तु की गुणवत्ता और कीमत एक जैसी हो और उनके बीच पूर्ण व स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाए। उस स्थिति को बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार हो जाए। पूर्ण प्रतियोगिता से आशय बाजार की ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ही वस्तु के अनेक विक्रेता फैले होते हैं, पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक समान होती है और गुणवत्ता भी एक समान होती है, क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। बाजार की इस स्थिति को पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। अब इसमें अर्थार्थ लिख के आप इसको खींच सकते हो। समझ आया? थोड़ा और बड़ा करना है कि भाई एक जैसा ही रेट रहेगा और दूसरा रेट रहेगा तो वो पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं आएगा। आया समझ? और लंबा करना है तो क्या लिखोगे? गुणवत्ता भी एक जैसी होनी चाहिए, मतलब ये वाली वस्तु ऐसी है तो वो वाली भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर अलग वस्तु आएगी तो उसको पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं लेंगे। देखो बाबू समझो, अगर आप सटीक आंसर लिखोगे तो 12th क्लास बन जाएगा। समझ पा रहे हो? आपको किसके हिसाब से लिखना है? फर्स्ट ईयर के हिसाब से। उनका आंसर 2 लाइन का, आपका आंसर 10 पेज का। समझ पा रहे हैं अंतर? 4 लाइन बोल रही है ना रे, तेरा 4 लाइन का रहेगा। 4 लाइन लिखेगी ना 6 बार सप्ली आएगी फर्स्ट ईयर में, है ना जी? है समझ? चलो तो अब उम्मीद करते हैं आप पूर्ण प्रतियोगिता समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। क्या? अपूर्ण प्रतियोगिता। उल्टा कर दो सारी चीज़ों को। मालवीय रोड का एग्जाम्पल ले लो। मालवीय रोड में क्या होता है? हर टाइप की चीज़ें बिकती हैं, कपड़ा रे, ये रे, वो रे, दुनियादारी, सब चीज़ सब बिकता है। तो ऐसा फिर इसको भी कैसे बोलोगे? अपूर्ण प्रतियोगिता से आशय बाजार की ऐसी स्थिति से है। कैसी स्थिति से है? ऐसी स्थिति से है जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं का विक्रय होता हो, पूरे बाजार में वस्तुओं की कीमत भिन्न भिन्न हो, क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान ना हो, विक्रेताओं की संख्या भी अधिकाधिक हो, कम ज़्यादा हो। ठीक? और क्या, अच्छा देखो एक बात क्या होता है, इसको ये ऐसा क्यों बोलता है विक्रेताओं की संख्या अधिक, इसको बोलता है विक्रेताओं की संख्या कम? क्यों, कैसे बता रहा हूँ। जैसे ये सोना चांदी लाइन है, जितना मिलेंगे सब सोने चांदी मिलेंगे ना भाई। लेकिन इस लाइन में कपड़ा वाला, जूता चप्पल वाला कितने ही मिल जाएंगे, क्योंकि हर टाइप का दुकान लगना है इसमें, है ना भाई? क्योंकि कपड़े का भी लग रहा है, ये सब का लग रहा है, खाने पीने की चीज़ों का लग रहा है, हर टाइप की चीज़ का दुकान लगता है। तो इसलिए सभी चीज़ों के थोड़े थोड़े विक्रेता। ठीक? लेकिन हमारा इकोनॉमिक्स क्या कहता है? जो बाजार का डेफिनेशन है इसी देता है कि वो चीज़, एक चीज़ का जो बाजार है वो कितने चीज़ का होना चाहिए? एक चीज़ का होना चाहिए। समझ पा रहे? ऐसा क्लियर है सबको? तो अपूर्ण प्रतियोगिता, खैर अपूर्ण प्रतियोगिता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। क्या? अपूर्ण प्रतियोगिता से आशय बाजार, देखो हम नॉर्मली जो बाजार जानते हैं ना वो अपूर्ण है, मान के चलो अपूर्ण प्रतियोगिता है। मंगल बाजार के बारे में बात कर लो, बताओ अनेक क्रेता विक्रेता होंगे, बाजार का पूर्ण ज्ञान होगा आपको? नहीं, सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा। कहाँ पे टमाटर मिलेगा? समझ आ रहा है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहाँ टमाटर, सर घुसेंगे तो दिख जाएगा ना सर, लेकिन कहाँ सस्ता टमाटर मिलेगा इसका जगह होता है, मम्मी लोगों को पता होता है। मेरे आगे मम्मी बताएगी वो आखिरी में जाना उधर सस्ता मिलता है, ऐसे करेगी। समझ आया? हाँ सही, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इधर देखो, ये वाला क्या है भैया? ये वाला और ये वाला क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता से आशय बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें अनेक वस्तुओं के विक्रेता फैले हों, क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान ना हो, बाजार में वस्तुओं की कीमत भिन्न भिन्न हो और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इसमें क्या हो रहा हो? विक्रय। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। ठीक है जी? दशा या स्थिति हो जाएगा। चले मुद्दे पे आए। पूर्ण प्रतियोगिता से आशय आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता की क्या चीज़? विशेषताएं। अब पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं में मैं इसका पॉइंट क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि कोशिश करना है कि पूरा आप ऐसे मुखाग्रे आपको याद हो जाए। पहला, कैसे विशेषता में हम देखें
विशेषता में देखें तो कितने प्रकार की वस्तु रहती है इसमें? एक प्रकार की वस्तु रहती है। एक प्रकार की क्या रहती है? वस्तु। अब देखें हम लोग कल इसको पढ़े हैं क्या? विशेषता पढ़े हैं पूर्ण प्रतियोगिता का? नहीं पढ़े? कोई नहीं, चलो दिमाग लगाओ। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं में कितने प्रकार की वस्तु रहेगी? एक प्रकार की वस्तु रहेगी। ठीक है, अच्छा क्या रहेगा इन लोगों विक्रेताओं के बीच? क्या रहेगा? पूर्ण व स्वतंत्र प्रतियोगिता रहेगा। पूर्ण व स्वतंत्र प्रतियोगिता रहेगा। क्या रहेगा? प्रतियोगिता, पूर्ण व स्वतंत्र प्रतियोगिता। ठीक है, अच्छा और बाजार का किसको? बाजार का पूर्ण ज्ञान रहेगा? क्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान, बाजार का पूर्ण ज्ञान। ठीक है, बाजार का क्या रहेगा? पूर्ण ज्ञान रहेगा। किसको? क्रेता को। आया? इसके अलावा और हाँ, अच्छा क्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान। ठीक, आगे उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? पहले लॉक करो, इतना याद होना चाहिए। बाजार में जो बाजार रहेगा वो कितने वस्तु का रहेगा? एक वस्तु का। और इनके बीच कंपटीशन क्या रहेगा? किनके बीच पूर्ण प्रतियोगिता होगी? विक्रेताओं के बीच। और क्रेताओं को बाजार का क्या होगा? पूर्ण ज्ञान। ठीक, और वस्तु कितनी वस्तु रहेगी? नहीं, वस्तु की कीमत कैसी रहेगी? एक जैसी, एक समान क्या रहेगा? कीमत, एक कीमत। ठीक है, और क्या ले लें? और क्या बोलो? गुण, हाँ गुणवत्ता, जो इसका गुण रहेगा वस्तु का वो भी क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। 5 पॉइंट क्लियर है। ठीक, विक्रेताओं की संख्या डाल दो। विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? अधिक। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? अधिक विक्रेता लिख सकते हैं, अधिक विक्रेता। ठीक है जी, ऐसा समझ आया? ये क्या था? पहला एक वस्तु में कोई डाउट? पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे रहेगा? एक वस्तु। दूसरा विक्रेताओं के बीच क्या पाई जाएगी? पूर्ण प्रतियोगिता। क्रेताओं को बाजार का क्या होगा? पूर्ण ज्ञान। अब इसको भैया इसको एरो करके आप डिस्क्राइब भी करोगे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं की संख्या क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात क्रेता बाजार के संबंध में सारी चीज़ें जान रहा होता है। आप घर बैठे सोना चांदी का रेट जान रहे होते हो, है ना भाई? क्योंकि तभी तो घर में बात चलता है कि कितना रुपया तोला चल रहा है, ऐसा करें। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा कुछ तो एक कीमत, क्या चीज़? एक कीमत, एक जैसी कीमत होनी चाहिए, ये जानते हैं आप। फिर अगला क्या हो जाए? गुणवत्ता भी एक, मतलब उसका रंग रूप ये सब क्या पाई जाए? समानता। इसको आप और डिटेल करेंगे, हो जाएगा ना। आगे अधिक विक्रेताओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। ठीक, क्योंकि सभी लोग एक जैसे काम करेंगे। डन, चले। विशेषता में कोई पॉइंट में दिक्कत है क्या? नहीं है, चलो आगे। अगला होता है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मूल्य का निर्धारण। सर ये मूल्य निर्धारण क्या होता है? क्या होता है ये मूल्य निर्धारण? हाँ, जैसे मान लो कोई वस्तु बना, क्या बना? कोई वस्तु। जैसे हम इस डस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये वस्तु बना, और मैं आपको कहूँ कि बेटा इसका कीमत डिसाइड करो, इसका कीमत आप तय करो कि क्या कीमत होना चाहिए। ये बन के रेडी है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको कह रहा हूँ बताओ ये कितने रुपए का है, तो आप क्या बोलोगे? क्या पता सर क्या बोलोगे? नहीं पता। सही में रखो तो कैसे रखोगे? चलो कीमत तुम बोल भी दिए, सर एक काम करो रख दो जो रखना है, 30 रुपये रख दो। ठीक है, फिर मैं आपसे मैं रीज़न पूछूंगा क्यों 30 बोले भाई, है कि नहीं भाई? ऐसे ही जब अब देखो, अब दशाएं होती हैं कि आपका बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का है कि अपूर्ण का है कि एकाधिकार का है, मोनोपोली ओलिगोपोली सुने होंगे ऐसा। तो वो जो है उस स्थिति में कीमत को निर्धारित कैसे करते हैं? ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? तो ये देखो, सबसे पहले तो ये चलते हैं, आपको ये बताते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मूल्य का निर्धारण कैसे होगा। तो इसमें लिखना है, लंबा चौड़ा लिखना है, आराम से सुनना। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मूल्य के निर्धारण को लेकर विद्वानों में शुरू से मतभेद है। कैसा मतभेद है? अलग अलग विचारधारक समर्थक हैं। भाई अगर तुम लोग स्पेशलिस्ट हो तो इन लोग भी स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, और इन लोगों की राय अलग है, इन लोगों की राय अलग है, इनकी भी बात सही है और इनकी भी बात सही है। आप सुनोगे तभी आपको भी लगेगा हाँ यार दोनों की बात सही है। फिर आपसे पूछेंगे आप होते तो आप किसका समर्थन करते? ठीक है, चले सुने क्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा को लेकर पहले समझ लेते हैं पूरे आंसर को, उसके बाद फिर मैं बोल के सुनाऊंगा कि लिखना क्या है आंसर शीट में। ठीक है, चलिए आइए। तो पहला, और ये देखिए,
ये बात क्लियर है आप लोगों को कि मूल्य निर्धारण को लेकर विद्वानों में मतभेद है, ठीक है, वो लोग सहमत नहीं है ऐसा। तो ये कौन विद्वान है और क्या क्या कैटेगरी है इनका। तो पहला देखो, पूर्ण प्रतियोगिता दशा में मूल्य के निर्धारण को लेके दो विचारधाराएं प्रचलित है। पहली विचारधारा जो है, प्रथम विचारधारक समर्थक दो लोग, ये है एडम स्मिथ और रिकार्डो, अर्थशास्त्र के जाने माने नाम, फेमस अर्थशास्त्री, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, एडम स्मिथ। हाँ, तो ये दोनों जो है, इनका नाम आप अब तक इकोनॉमिक्स में सुने ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो का कहना ये है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसके लागत के आधार पर होता है। कैसे? इसको बनाने में जितना खर्चा आया होगा उस पर प्रॉफिट जोड़ दो, हो गया निर्धारित कीमत, ठीक है। मान लो उसको बनाने में खर्चा आया 17 रुपये, 3 रुपये प्रॉफिट जोड़ दो, हो गया आपका काम, कीमत निर्धारित 20 का है ये, आया समझ। तो इनका कहना ये है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित उसकी लागत पर निर्भर करता है, आया। वहीं पे द्वितीय विचारधारा के समर्थक है ना, वॉलरस और जेवेंस है, वॉलरस और जेवेंस। सर याद रहे आपको, ये लिखने के लिए इनका नाम याद होना जरूरी है, एकदम टफ नहीं है। एडम स्मिथ और रिकार्डो का नाम तो आप पहले सुने होंगे। रिकार्डो का लगान सिद्धांत कितना फेमस है, सुने हो नाम? नहीं सुने हो? रिकार्डो लगान सिद्धांत नहीं सुने हो? अरे अच्छा तो पढ़ा करो रे, सुनोगे आगे। वॉलरस और जेवेंस, इनका कुछ नहीं कर सकता। इसको कैडबरी जेम्स खाते हो ना, उसे याद रख लेना। वॉलरस को कोरोना वायरस से याद रख लेना, ठीक है। वॉलरस और जेवेंस, कोरोना वायरस में हम लोग जेम्स खाए, ठीक है, हो जाए। कोरोना वायरस के टाइम में हम लोग घर में क्या खाए? जेम्स खाए। तो वॉलरस और जेवेंस, कुछ याद रहेगा, कोरोना वायरस में जेम्स खाए, ठीक है। एडम स्मिथ जनक बोल लो तुम लोग अर्थशास्त्र का, नहीं हम लोग तो आचार्य चाणक्य को मानते हैं, ठीक, चलिए है भी वो, मानना क्या, ठीक है, मानने वाला नहीं है, उन्हीं को मानते हैं। तो एडम स्मिथ और ये क्या है, चाचा रिकार्डो, ठीक है। तो याद रहेगा, इसको रेडियो से याद रख लेना, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, हाँ रिकार्डो, ठीक है, ठीक है। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो, और कोरोना में क्या खाए हम लोग? जेम्स खाए। वायरस के टाइम में क्या खाए? जेम खाए। तो वॉलरस और जेवेंस हो जाएगा जी। तो वॉलरस और जेवेंस, हाँ तुम लोग ये सुने नहीं जी, इन लोगों का क्या कहना था कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके आधार पे होता है? लागत। क्या बोलते हो, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? अच्छा पहले इसका सुन लिया जाए, मतलब अच्छा न्यायाधीश बनोगे आप। क्या बोलती है? सर एक तरफा फैसला नहीं करूंगी, पहले इसका तो सुन लो। आओ सुनाते हैं। इन लोग बोलते थे सीमांत उपयोगिता के आधार पर। सीमांत उपयोगिता क्या होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम समझते हो? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बहुत ईजी होता है यार। जैसे आपको बहुत जोर से भूख लगे, आप महीना भर से भूखे हो, पानी पी रहे हो, खाए कुछ नहीं हो, ठीक है, कहीं जंगल वंगल में फंस गए थे, ठीक है, कुछ मिला नहीं, महीना भर से भूखे थे। अब होगा क्या, आपको पहली रोटी दी जाएगी, पहली रोटी, आपको कितना मजा आएगा? बहुत मजा आएगा ना, पूरा जीवन का आनंद उसी रोटी में रहेगा, एक रोटी में। लेकिन सर आप जैसे जैसे रोटियों की संख्या बढ़ाओगे, उससे मिलने वाला मजा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दूसरी रोटी में शायद आपको पहली रोटी की तुलना उतना आनंद ना मिले, और तीसरी में और कम, चौथी में और कम, पांचवें में और कम, होगा कि नहीं होगा? और छठवां में पेट भर जाएगा। अब बात बताओ, एक बात, अगर मैं कहूँ आप इसके लिए मेरे को पैसा दो, क्या दो? पैसा, तो आप कैसे करोगे इसको? शायद पहली रोटी के लिए कहूँ बेटा पहली रोटी के लिए 100 रुपये दे दो, तो आप क्या करो? ले लो, पैसा रखे हो आप, पैसा रखे हो, होता ना भाई पैसा रखे, लेकिन जंगल में कुंदे बेंद्रा भालू लोग दुकान लगाएंगे क्या? ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ समझो। क्या कि कीमत ये मिटा दूँ क्या? इसको काम है क्या उसका? फोटो वोटो खींचोगे? चलो इधर आओ। क्या रहता है कि मान लो पहली रोटी जब हम खाएं, पहली रोटी हम खाएं तो उसके लिए हम कितना रुपये देने को तैयार हैं? 100 रुपये। दूसरी रोटी हम जब खाएं तो उसके लिए बोले ठीक है चलो 90 दे देंगे, अभी भूख लगी है। तीसरी रोटी खाया तो हम बोले 70 रुपये दे वो, ठीक है जी। उसके बाद चौथी रोटी खाया तो बोले 40, और पाँचवीं रोटी में बोले 10 रुपये देंगे, ठीक है जी। और छठवीं रोटी के लिए बोला ना पेट भर गए लो, हम नहीं देंगे पैसा, देना है तो फ्री में दे, नहीं खाएंगे जा, ठीक है, आया समझ? तो क्या चौथी रोटी छठवीं रोटी नहीं है? रोटी है, रोटी तो है, लेकिन आपको उससे उपयोगिता नहीं नजर आ रहा।
तो क्या वहाँ पे रेट 0 होना चाहिए? तो फिर रिकार्डो लोग कह रहे हैं कि लागत के आधार पे होना चाहिए, तो ये लोग क्या गलत बोल रहे हैं? अभी आप जो बताओ दोनों का सही बात क्या है? दोनों में सही क्या लग रहा है? दोनों लोग में आप ऊपर वाला सही है ना जी ना? इन लोग का अभी पूरा सुनो, आधा था। अब बात करते हैं खर्चा करके आप कोई फालतू चीज़ बनाए जो काम ही नहीं आता, आपको उससे उपयोगिता समझ पा रहे हो? इससे इतनी उपयोगिता मिलती है और इससे इतनी उपयोगिता मिलती है। बेटा एक बात हिंदी में समझा दूँ, आप फर्स्ट ईयर में हो, जब इन सब थ्योरी को अगर आप खुद घर में पढ़ोगे ना, कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है? और सिर्फ मैं क्या बोलता हूँ, मेरा फेमस लाइन, उतना नींद लोरी में नहीं आता जितना थ्योरी में आता है, तो वही वाला हाल होगा। तो यहाँ एकदम बढ़िया समझने मिल रहा है, एकदम मस्त से समझ लीजिए, है ना भाई? ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। क्या एक पहली रोटी से आपको उपयोगिता मतलब समझ रहे हो? मजा, आनंद, क्या आ रहा है? आनंद। तो आखिरी रोटी से तो आनंद आ ही नहीं रहा है, तो हम पैसा दें क्या? तो इन लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आखिरी रोटी 0, 1 रुपये का रेट नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि उपयोगिता जितना आनंद उस चीज़ से, जितना वो चीज़ उपयोगी है उतना उसका क्या होना चाहिए? रेट। आया समझ? आया आया आया? जैसे माचिस बहुत उपयोगी है, तो उसको तो 1000 2000 होना चाहिए। समझ आया जी? आया? उपयोगिता, संतुष्टि कितना मिलता है, उसके आधार पर उसका रेट क्या होता है? डिसाइड होता है। ठीक, अब आओ, बात समझ आया? अब मान के चलते हैं हम लोग 8000 रुपये खर्चा करके पत्थर वत्थर जोड़ के कोई चीज़ बना दिए, पत्थर या मिट्टी उट्टी लेके कोई चीज़ बना दिए, ठीक है? अब बोले इसको 1 लाख में बेचेंगे, अरे बना कितने में? वो कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी फालतू चीज़ है, बेच दोगे? आपके उपयोगी है, काम का है? चलो कोई आपने ऐसी मशीन बनाई जो चलता ही नहीं है, अब बोलो 1 लाख में बना है, और तो इन लोगों के मुताबिक तो उसका रेट होना चाहिए 1 लाख से ऊपर, लेकिन इनके हिसाब से उसका रेट होना ही नहीं चाहिए। क्यों भैया? वो उपयोगी है क्या? अच्छा एक बात बताओ, खाली बना देने से काम चल जाएगा? उपयोगी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मान लो मैं दो 4 प्रकार के शैम्पू को मिला के कुछ और एक लिक्विड बना दिया, बोला यही लगा लो, पूरा चुंदी एक ही बार मुँह खड़ जाएगा ऐसे करके, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को बोलिए ये वाला लगा लो, तो तुम लोग क्या बोलोगे? सर उपयोगी ही नहीं है ये तो, और रिस्की भी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गया होगा उसमें, दुनियादारी मिला दिया आप, तो उसी में आप बजाज आमंड ड्रॉप का तेल डाल दिया आखिरी में ऐसे करके। समझ आ रहा है? पता चलो सक्सेस हुआ तो और बढ़ जाएगा, अगर विफल हुआ तो फिर टकले वकले हो जाओगे, ठीक है? सही बात बोल रहा हूँ? तो बताओ ना, ये क्या बोलते हैं? अब बताओ दोनों में से क्या जरूरी है? लागत के आधार पर ही, और उपयोगिता नहीं होनी चाहिए। मतलब एक वे, मतलब अगर मैं एक ऐसा मोबाइल बनाऊं जो कोई काम ही नहीं आता, चलता ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको लोगे, आप इसको नहीं लेना है, ठीक है? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सर देखो मैं बता रहा हूँ, दोनों ही विचारधाराएं अपने अपने स्थान पर सही हैं, और दोनों के आधार पर जहाँ पे देखो, जैसे मान के चलते हैं एडम स्मिथ लोग ये वाली बात रखे, और वालरस और जेवेंस ने ये वाली बात रखी, ये एक बिंदु पे काट रहा है, यहीं पे कीमत निर्धारित होता है। यहीं पे क्या निर्धारित होता है? कीमत। मतलब किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस पर रिकार्डो बोलते हैं एकदम बेहतरीन चीज़ क्या? वो एक कैंची का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? कैंची का। अगर वो कहे कि ये वाला नीचे वाला पल्ला स्थिर रख के ऊपर वाले को वजह से चलाया जाए, तो आप कह दोगे कि ऊपर वाले ने काटा है कागज़ को? बोल दो यही काटा है सर, अकेला काटा है, ऐसे करें। समझ आया? तो इन लोगों का सिद्धांत ये नीचे वाला फलक है, मतलब वस्तु की क्या? उपयोगिता, और इसका सिद्धांत है ये ऊपर का। अब एक बार बताओ, अगर मैं कैंची ऐसे रख के पेपर को काटूं तो दोनों मिलके काट रहे हैं ना, जिस पॉइंट पे कट रहा है वहीं किसी वस्तु का क्या निर्धारित होता है? कीमत, मूल्य निर्धारित होता है। और रिकार्डो सर सही बोलते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के लिए दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, और जहाँ दोनों बातें फिट बैठती हैं वहीं पे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। समझ आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब सर समझ तो गए हैं, हाथी के दिखाने वाले दांत तो ओके हैं, लेकिन खाने के लिए दिक्कत हो जाएगा, इसमें कैसे खाएगा वो? ठीक है, चलो तो क्या था, बोलूँ आंसर में? आराम से सुनिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मूल्य निर्धारण,
क्वेश्चन क्लियर है? पूर्ण प्रयोगिता की दशा में मूल्य को निर्धारित करने के लिए विद्वानों में शुरू से ही मतभेद रहा है और इसको लेकर दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली विचारधाराओं के समर्थक दो अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ और रिकार्डो। एडम स्मिथ और रिकार्डो जो थे वो लागत सिद्धांत का समर्थन करते थे। किसका समर्थन करते थे? हाँ, लागत के सिद्धांत का। अब इनका लागत सिद्धांत क्या था? मूल्य के लागत सिद्धांत का, है ना। अब ये इनका लागत सिद्धांत क्या था? इनका लागत सिद्धांत ये था कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण, भैया ये सब आपको आंसर शीट में लिखना है, समझ पा रहे हो? किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण, उस पे किए गए खर्चे, लागत किसको बोलते हैं? किसी वस्तु पर किया गया कुल खर्च उस वस्तु का लागत कहलाता है। किसी वस्तु के निर्माण में किया गया कुल खर्च उस वस्तु का लागत मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ और रिकार्डो का कहना यह था कि लागत सिद्धांत के अनुसार वो लोग कहते थे कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित उसके लागत के आधार पर होता है। वहीं पे द्वितीय विचारधारा के समर्थक थे वॉलरस और जेवेंस। वॉलरस और जेवेंस का कहना यह था कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण सिर्फ लागत के आधार पर करना उचित नहीं है, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के आधार पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। वहीं पे इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने ये बोला क्या कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण, है ना तो लागत के आधार पर होता है और ना ही केवल उपयोगिता के आधार पर, जबकि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण लागत और उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के आधार पर होता है। समझ आया जी? इस प्रकार पूर्ण प्रयोगिता की दशा में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्लियर है सबको? हो जाएगा? लिख पाओगे? ये आंसर एकदम सटीक होना चाहिए और इसको आपको लंबा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे रिकार्डो सर ने इसको लंबा कर सकते हैं आंसर को। कैसे? यहाँ पे डेविड रिकार्डो सर बोलते हैं कि उन्होंने एक कैंची का एग्जाम्पल लिया और उन्होंने ये कहा कि कैंची के दोनों फलक, अब देखो ये स्टोरी है तो इसको बहुत लंबा लिख सकते हो कि उन्होंने एक कैंची लिया, कैंची के ऊपरी फलक को क्या माना, ये नीचे को क्या माना, और उन्हें बताया कि कैंची से जब हम एक पेपर को काटते हैं तो उसमें दोनों ही फलक जो होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला जो फलक होता है, दोनों का ही योगदान होता है। और अगर एक ही फलक से काटोगे बोलोगे तो कटेगा नहीं। रखना तो ऐसे पेपर एक ही फलक से काटना, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। हाँ, ये हो सकता है एक पल्ले को स्थिर रखा जाए और दूसरे को बस आप चलाओ तो कट जाएगा। कट जाएगा? एक ओपन करके रख लो कैंची, पेपर डालो, ऊपर वाले के बाद दबाओ, कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। आया समझ? ये तो ये चीज़ें बताना है आपको। क्लियर है? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मूल्य का निर्धारण। ठीक है, अब मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति तत्व भी जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? मांग और पूर्ति तत्व। अब देखो इसमें मांग और पूर्ति वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे जी? मांग को पढ़ लेते हैं, मांग को, और एक बार क्या पढ़ लेते हैं? पूर्ति को। मांग और पूर्ति दोनों पढ़ लेते हैं। अब यहाँ डिमांड और सप्लाई में क्या सीन है, मांग क्या होता है और पूर्ति क्या होता है? पूर्ति विक्रेता द्वारा किया जाता है, मांग क्रेता द्वारा किया जाता है। समझते हो? मांगा किसके द्वारा जाता है जी? क्रेता द्वारा। और क्रेता चाहता है, क्रेता क्या चाहता है? कोई भी चीज़ उसको कितने कम कीमत में मिल जाए, कम से कम कीमत में मिल जाए। ऐसा ये मांग का नियम क्या कहता है? किसी वस्तु की ज़रूरत उत्पन्न होना, किसी वस्तु की ज़रूरत उत्पन्न होना। और मांग क्यों उत्पन्न होता है? हमें किसी वस्तु में जब उपयोगिता दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? उपयोगिता, कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है, ये हमारे ज़रूरत का है, वहाँ पे क्या उत्पन्न होती है? मांग। क्या उत्पन्न होता है? मांग। मांग का नियम ये कहता है कि क्रेता चाहता है कि कोई भी चीज़ उसको कम से कम कीमत में मिल जाए। आप चाहते हो कि नहीं? जब आप कोचिंग ढूंढने निकलोगे तो क्या बोलोगे? कम से कम कीमत वाला मिल जाए, अच्छा पढ़ाएं। समझ आया जी? आप कोई भी चीज़ लेने निकलो, कपड़ा भी लेने निकलोगे तो क्या चाहोगे? कि मेरे को कम से कम कीमत देना पड़े। लेकिन सर याद रहे, मांग के नियम में वहाँ पे सीमांत उपयोगिता काम करता है। जितना आप अधिक से, मतलब क्रेता जो है, उपभोक्ता जो है, यहाँ पे उपभोक्ता समझ में आ रहा है किसको बोलते हैं? जो किसी चीज़ का उपभोग करेगा, उपयोग करेगा, उसको क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो है कौन? उपभोक्ता। मांग का नियम क्या कहता है कि भाई किसी चीज़ में मेरे को उपयोगिता दिख रहा है तो वो चीज़ मेरे को चाहिए। अब उसके लिए उपभोक्ता का क्या रहेगा माइंडसेट कि वो मेरे को जितना कम हो सके कम से कम कीमत में मैं उसको प्राप्त कर लूँ। लेकिन अधिक से अधिक कीमत जो उपभोक्ता चुकाने को तैयार हो उसको सीमांत मूल्य बोलेंगे। क्या मूल्य बोलेंगे? सीमांत मूल्य बोलेंगे। कौन सा मूल्य बोलेंगे? ठीक है, अब आगे चलते हैं, पूर्ति की दशा में देखते हैं। सीमांत मूल्य समझ आया? ये क्या चाहता है?
कम से कम कीमत में कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन सीमांत मूल्य कहाँ पे डिसाइड होगा? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है? सीमांत स्थिति क्या होती है? जहाँ पे ये बराबर की स्थिति आ जाए। देखो कट कर रहा है ये, 6वीं रोटी पैसा 0, ठीक है। क्या बोलना चाहिए? संतुष्टि है और इसका कीमत क्या, वैल्यू क्या, जगह क्या हो जाए? बराबर, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीमांत मूल्य, ठीक है। अब देखो इसमें सीमांत मूल्य क्या होता है? इसमें सीमांत मूल्य ये होता है, देखो एकदम शुद्ध अर्थशास्त्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसे ही लगता है भैया है, तो थोड़ा आराम से समझना आप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब आप अगर खुद इन सब चीज़ों को समझोगे तो बोलोगे छोड़ो भैया हम घर में ठीक है। समझ आया? फिर से समझो। मांग का नियम क्या बोलता है कि किसी वस्तु में अगर हमको उपयोगिता दिखाई देती है तो हम उस वस्तु की क्या करते हैं? मांग करते हैं, नीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मांग करने से मतलब नीड है तो डिमांड है, ठीक आया, ठीक। अब यहाँ पे ये समझो कि क्रेता चाहता है कि कोई वस्तु आपको नीड है, ज़रूरत है, तो आप वो चाहोगे वो चीज़ मिल जाए, लेकिन क्या चाहोगे कि उसके लिए कम से कम पैसा देना पड़े। तो मैंने क्या बोला? जितना अधिक वो उपभोक्ता देने को तैयार होगा, अधिक से अधिक आपको चाहिए क्या? कम से कम। लेकिन एक आखिरी वैल्यू तो रखोगे ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, ऐसे करके वही रेट डिसाइड हो जाता है। तो वो चीज़ एक निर्धारित करता है किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में, कौन सा नियम? मांग का नियम। वहीं पे बात करते हैं पूर्ति का नियम क्या होता है? पूर्ति विक्रेता द्वारा किया जाता है, और विक्रेता का माइंडसेट क्या रहेगा? विक्रेता चाहेगा कि अधिक से अधिक कीमत मेरे को मिल जाए। समझ आ रहा है इरफान? अधिक से अधिक कीमत इसका मिल जाए, लेकिन वो जितना कम से कम लेने को तैयार हो जाए। भैया ये बोलेगा मैं झुकेगा नहीं तो कैसे चलेगा, ये भी बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। इसने एक रेट बताया 100 रुपये मैं दूंगा, इसने बोला 50, अब ये बोल रहा मैं झुकूंगा नहीं, ये बोल रहा मैं झुकूंगा नहीं, बिकेगा वो चीज़? आया समझ? पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति, पहली बात तो आप क्या लिखोगे? पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? विक्रेता द्वारा, उत्पादक द्वारा। विक्रेता बोलना सही नहीं है, विक्रेता तो बेचने वाले हो गए। उत्पादक द्वारा, किसके द्वारा? उत्पादक द्वारा उसका क्या किया जाता है? विक्रय। तो प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि अधिक से अधिक कीमत मेरे को मिले, लेकिन जितना वो कम से कम लेने को तैयार हो जाए वही सीमांत मूल्य होगा, वहीं पे कीमत फिक्स हो जाएगा, वही डिसाइड होगा, उसी में खरीदी बिक्री होगी। डन? आया समझ? तो ये दोनों बातें भी ध्यान में रखी जाती हैं। क्लियर है? मांग के नियम में एक बात और प्रचलित है, यदि आप देखेंगे स्थिति, क्या स्थिति कि क्या लगता है मांग कीमत कम होने पर बढ़ेगा कि कीमत बढ़ने पे? अच्छा, मांग कब बढ़ता है या घटता है? मांग जो है वो कब बढ़ेगा या घटेगा? कीमत कम होगा तो मांग बढ़ेगा, और कीमत अधिक होगा तो मांग घटेगा। समझ आया जी? और ये लोग कैसे करते हैं मालूम है? कीमत बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ाते हैं, पूर्ति बढ़ाते हैं। कीमत बढ़ता है और दें, कीमत घटेगा तो पूर्ति घटाओ। समझ आया? आया समझ? तो ये दोनों ही स्थितियाँ किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए, बाकी कल का अगला टॉपिक। और इसको सुनना है क्या? पूरा पूरा कैसे लिखना है करिए कि ओके है? कितनों को और चाहिए? बाकी वीडियो में सुनेंगे, इसमें सुन लेना, ठीक है। और बताना एक बार कि क्या आंसर शीट में क्या लिखना है। ये जैसे मान लो पूरा पूरा बोल के सुनाता हूँ मैं, पूरा ये इधर भी पूर्ण प्रयोगिता क्या होता है पहले ये समझाना पड़ेगा आपको। फिर पूर्ण प्रयोगिता की क्या बतानी पड़ेगी? विशेषता। फिर आप आओगे पूर्ण प्रयोगिता की दशा में मूल्य का निर्धारण। फिर आप चालू करोगे शुरू से कहानी कि पूर्ण प्रयोगिता की दशा में मूल्य के निर्धारण को लेकर विद्वानों में शुरू से ही मतभेद रहा है, और इस मतभेद के चलते दो विचारधाराएं प्रचलित हुई, जिसमें पहली विचारधारा के समर्थक एडम स्मिथ और रिकार्डो थे। इनका कहना ये था कि किसी वस्तु के लागत के आधार पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। वहीं पे दूसरी विचारधारा के समर्थक थे वॉलरस और जेवेंस। इनका कहना ये था कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के आधार पर क्या किया जाता है? तय किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिकार्डो ने इस बात को स्पष्ट किया कि किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए दोनों ही चीज़ें आवश्यक है, वस्तु की लागत और उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता, दोनों के आधार पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर डेविड रिकार्डो एक कैंची का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब उदाहरण लेते हैं और उससे समझाते हैं। ये जितना बोल रहा हूँ पूरा लिखना है, क्लियर है? तो प्रोफेसर डेविड रिकार्डो यहाँ पे कैंची का एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और कहते हैं
कि जैसे एक कैंची के दोनों फल्ले मिलकर एक कागज़ को काटते हैं, उसी प्रकार लागत और सीमांत उपयोगिता दोनों ही किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कैंची का एक फल्ला स्थिर रख के दूसरे फल्ले से काटा जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा काम एक ही फल्ले ने किया है, समझ पा रहे, एक ही फलक ने किया है, ये गलत है, अन्याय है। और आप कह दो कि इसने कुछ नहीं किया है तो गलत बात है, ठीक। तो ये गलत बात, ये सब जो शब्दावली यूज़ हो रही है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं लिख रहे हो कुछ, ठीक है, आया समझ। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि दोनों ही फलक आवश्यक होते हैं, अर्थात दोनों को कैंची के दोनों फलक मिलकर जिस प्रकार कागज़ को काटते हैं, उसी प्रकार लागत और सीमांत उपयोगिता दोनों ही मिलकर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले दो तत्व और हैं, एक होता है मांग तत्व और दूसरा होता है पूर्ति तत्व। मांग तत्व में मांग तत्व में मांग जो है उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न होता है। उपभोक्ता को मांग, अच्छा मांग किसे कहते हैं? जब उपभोक्ता को किसी वस्तु में उपयोगिता नजर आती है, उपयोगिता दिखती है, तो वो उस वस्तु की क्या करता है? मांग करता है, समझ आ रहा है। और उसके लिए वो कम से कम कीमत देने के लिए तैयार होता है। लेकिन वो जब अधिक से अधिक कीमत, उसके लिए माइंडसेट तो ये होता है ना, उसका दिमागी स्थिति कि मैं किसी वस्तु के लिए कितना कम से कम कीमत में उस चीज़ को क्या कर लूँ, प्राप्त कर लूँ। आपको कोई ज़रूरत उत्पन्न होती है, जैसे मान लो आपको मोबाइल की ज़रूरत है, तो आप चाहोगे कम से कम कीमत में मिल जाए, जुगाड़ जमाओगे। अब मैं कहूँगा मार्केट में मोबाइल इतने का है, 30,000 का, अब मैं कहूँ 3,000 मिल रहा है, चोरी का है, ऐसे करके, जिसका भी हो कम में मिल रहा है, आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, कम से कम कीमत चाहोगे ना, वही बात कर रहे हैं। तो कम से कम कीमत जहाँ पे ये देना चाह रहे हैं, वहाँ पे ये जब अधिक, जितना अधिक देने को तैयार हो जाए, वहाँ पे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा, किसके आधार पर? मांग के आधार पर। वहीं पे बात करेंगे पूर्ति के आधार पर। पूर्ति उत्पादक या विक्रेता द्वारा की जाती है। पूर्ति में ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक कीमत हमको प्राप्त हो जाए, समझ पा रहे? अधिक से अधिक क्या प्राप्त हो जाए, लेकिन कम से कम जितना ये लेने को तैयार हो जाए, वहीं पे सीमांत कीमत बोलते हैं, सीमांत मूल्य बोलते हैं, वहाँ पे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। अतः इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने ये सीखा कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, चलिए बाय बाय। बाकी कल वीडियो मिल जाएगा आज यूट्यूब पे, ठीक है। चलो पंकज ओके करो, पैकअप करो यार।